नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जारी हैं। रोज़ लगातार कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनावी जनसभा हो रही है और हर दल अपनी तरफ से अपने अपने तर्क पेश कर रहा है। तो इस समय चुनावी माहौल क्या है और देश के अंदर किस तरीके की चुनावी गतिविधियाँ चल रही हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए DB लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा का संचालन किया DB लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। सुनते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। कल छठे चरण का मतदान होने वाला है और इससे पहले ऐसे बड़े उलटफेर हो चुके हैं जिसमें बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। जी हां, आप जानते हैं कि कल 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान होने वाला है। इसमें दिल्ली, हरियाणा तो है ही, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर की एक सीट, ये सब भी शामिल है। लेकिन इस समय देश में जो कुछ माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल जो बन रहा है, जिस तरह से पीएम मोदी बार बार रैलियों में जा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके बाद लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को निशाने पर ले रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि उन्हें इस बार पिछड़ने की बहुत तकलीफ हो रही है। कल एक स्टेडियम में एक बड़ा भारी शो नुमा कार्यक्रम में उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया या कहें कि अपना भाषण दिया। उसमें भी उन्होंने जिस तरह से विपक्षी दलों का मजाक उड़ाया और जिस तरह से अपने 400 पार वाले नारे की सच्चाई बयां की, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी को भी अब हकीकत का अंदाजा हो रहा है। और इससे पहले, छठे चरण से पहले जो हम देख रहे हैं कि बड़ा उलटफेर हो गया है, वो इसलिए क्योंकि चाहे यूपी की 14 सीटों की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, बीजेपी हर जगह फंसती हुई नजर आ रही है। सभी जगहों पर जितनी सीटें हैं उस पर उसके समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं जातियों के समीकरण पर बात बनाई है तो कहीं पर महिलाओं का मुद्दा और कहीं किसानों का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ता जा रहा है। तो किस तरह से इस बड़े उलटफेर का शिकार हो गई है बीजेपी और कैसे फंस रही है बीजेपी, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। नमस्कार अमलेंदु जी। इस समय हमने देखा कि जिस तरह से बीजेपी का जो प्रचार चल रहा है उसमें फिर वही सारी बातें और कल का जो पीएम का इंटरव्यू भी हमने देखा और उसके अलावा जिस तरह की भाषा अब वो बोलते जा रहे हैं, उससे तो समझ में आ ही रहा है कि अब उनके पास बोलने के लिए नया कुछ बाकी नहीं रह गया है। और हम लोगों की भी मजबूरी हो गई कि हम जब भी चर्चा करने बैठते हैं तो हमें इसी पर चर्चा करनी ही पड़ती है कि मोदी ने अब ये क्या बोला या उनसे सवाल पूछने वाले एंकर ने ये किस तरह की भाषा बोली। और इसे मजबूरी कहें या इसे जरूरत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक लोगों तक ये सारी बातें पहुंचेंगी नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि देश में किस तरह का माहौल बीजेपी ने बना दिया है और बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के भी बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें कहीं वो युवाओं से बातें करते दिख रहे हैं, कहीं वो महिलाओं को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। कल ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने एक महिला को, जब उसने अपनी आप बीती बताई कि कैसे 4 बच्चों को पालने में उसे तकलीफ हो रही है, तो राहुल गांधी ने सबके सामने उसे गले लगाकर सांत्वना दी और कहा कि अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं। और आज ये खबर भी आ गई कि राहुल गांधी ने उस महिला के 4 बच्चों की पढ़ाई और उनके हेल्थ केयर सबकी जिम्मेदारी उठा ली है। तो राहुल गांधी तो इस तरह की सहृदयता दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इधर मोदी हैं जो इन लोगों की तकलीफ पर बात ही नहीं कर रहे, बल्कि वो एक अजीब से अपना उन्होंने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया और आजकल तो वो अपने आप को जगह जगह घूमकर दैवीय अंश बताने में लगे हुए हैं। उनके ये बयान जो है, इतना मजाक उड़ रहा है इन सारी बातों का, उसके बाद भी वो रुक ही नहीं रहे हैं। तो खैर मोदी अपनी स्ट्रेटेजी जाने कि वो किस ख्याल से ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत से दूर भागने का क्या अंजाम होता है ये शायद अब बीजेपी को समझ में आए, क्योंकि जो यूपी, झारखंड, उड़ीसा या कि दिल्ली, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जो चुनाव माहौल बना है और जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने यहाँ बढ़त बना ली है, उसमें बीजेपी आपको क्या लग रहा है कि किसी बड़े उलटफेर का शिकार होते दिख रही है? क्योंकि दिल्ली में एक और आम आदमी पार्टी का मसला है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर, या शराब घोटाले के मामले में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की बीजेपी ने, वहीं हरियाणा में इस बार उसका गठबंधन तो टूट ही गया था, सरकार खतरे में आ गई थी। लेकिन इस बीच जो है
ये महिलाओं का मुद्दा भी उठा और किसानों का मुद्दा भी उठा। कल मोदी ने पटियाला में एक रैली की, वहां पर जिस तरह से उनका विरोध हुआ और आलम यह था कि जिनके पक्ष में वो रैली करने गए उन अमरिंदर सिंह की पत्नी के पक्ष में, और अमरिंदर सिंह ही वहां पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह स्टेज पर मौजूद नहीं थे, वो उस रैली में भी नहीं थे, जबकि किसानों ने वहां पर एकदम घेराबंदी कर ली थी। ये सारे माहौल, क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक बड़े उलटफेर का शिकार हो चुकी है? अमरिंदु जी। निश्चित तौर पर सुमित्रा जी, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से समझ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छे से समझ चुके हैं कि अब तख्ता पलट हो चुका है, और ये बात अब उनको समझ में आ गई है अच्छे तरीके से, और इसीलिए अब उनकी भाषा देखिए बदलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे खिलाड़ी हैं और राजनीति के दांव पेच बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आखिरी दम तक ये आभास बिल्कुल नहीं होने देंगे कि उन्हें ये मालूम पड़ गया है कि तख्ता पलट हो चुका है। तो उनका प्रयास आखिरी तक यही होगा कि मतलब कि अगर 1 जून का जो आखिरी मतदान हो जाएगा, उसके बाद भी जब तक कि पूरे परिणाम नहीं आ जाएंगे, तब तक वो 400 पार की बात अब करते रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि मनोबल जो है वो ऊंचा करने के लिए ये बातें करते रहेंगे। हालांकि उनका कार्यकर्ता भी समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता समझ चुके हैं, नरेंद्र मोदी खुद समझ चुके हैं, और नरेंद्र मोदी के जो उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं अमित शाह, वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि तख्ता पलट हो चुका है, जनता ने तख्ता पलट दिया है। और चुनाव आयोग की मदद भी उस तरीके से काम में नहीं आ पा रही है जिस तरीके से काम में आनी चाहिए थी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं सुमित्रा जी। अब बाकी क्या होता है ये तो मालूम पड़ जाएगा, जब मतगणना के परिणाम आएंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन ये प्रधानमंत्री को अच्छे तरीके से आभास हो गया है कि मामला अब खराब हो गया। तो अब प्रधानमंत्री अब जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री जब विपक्ष में होते थे तब भी इसी तरीके की बातें करते थे, जब सत्ता पक्ष में है तब भी वो उसी तरह की बातें करते हैं। उनके मूल चरित्र जो उनका है उसमें कोई बदलाव किसी भी तरीके का नहीं आया है, यही उनका मूल चरित्र है। लोगों पे किस तरीके से फप्तियाँ कसना, दीदी ओ दीदी करना, इसी तरह की बातें करना, ये उनका मूल चरित्र है। तो उस मूल चरित्र में उनके कोई अंतर नहीं आया है। 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उनको ये आभास नहीं हो पाया कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो भी 10 साल रह चुके हैं। तो ये अब उनकी पता नहीं ये उनका देवत्व है या क्या है कि मतलब उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि वो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और मतलब ये उनकी एक कहा जाए कि सपनों से भी परे रहा होगा कभी कि वो इस देश के कभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र की और इस संविधान की सुमित्रा जी ये खूबी है कि नरेंद्र मोदी भी यहाँ प्रधानमंत्री बन सकते हैं और 10 साल प्रधानमंत्री रह लिए। हालांकि अब वो इसी संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और कोई दूसरा नरेंद्र मोदी जो है वो इस लोकतंत्र में पैदा ना होने पाए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, ऐसा समझा जाता है। लेकिन वो ये भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अब मामला ख़राब हो चुका है, और जो उनकी जो मंशा थी और भारतीय जनता पार्टी की संविधान को जो बदलने की मंशा थी, संविधान को ख़त्म करने की मंशा थी, लोकतंत्र को ख़त्म करने की मंशा थी, उस मंशा को जनता ने समझ लिया अच्छे तरीके से, और जनता ने उसका करारा जो है प्रतिवाद जो है वो कर दिया है, और इनके तख्ता जो है एक तरीके से पलटा जा चुका है। सिर्फ मतगणना के बाद इसकी घोषणा होना बाकी रह गई है सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, अब तख्ता पलट की या तख्ता बदलने की जो है, क्योंकि तख्ता पलट तो एक मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर कोई जोर जबरदस्ती से, और बीजेपी इसमें माहिर है तख्ता पलट करवाने में, लेकिन इस बार उसके तख्त पर संकट आ गया है, ये दिख रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं कि छठे चरण से पहले बड़ा उलटफेर, इसके पीछे का कारण यह है कि चाहे झारखंड की सीटें देखें, पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, दिल्ली की, तमाम सीटें जहां पर बीजेपी ने पहले अच्छा प्रदर्शन किया था, अब उसकी उन सीटों पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपने अभी जिक्र किया अमलिंदु जी दीदी और दीदी वाली बात का, तो मुझे याद पड़ता है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश की थी कि मैं दीदी और दीदी बोलकर, मतलब बिल्कुल जैसे शोधे होते हैं और सड़क किनारे जिस तरह से महिलाओं पर पप्तियां कसते हैं, वही अंदाज होता था, और इसका बहुत बुरा असर हुआ और बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई थी। वहां पर लोगों ने महिलाओं के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया था, और इस बार बीजेपी ने संदेश खाली का मामला उठाया और इस मामले पर वो टीएमसी को घेरने में लगी हुई थी। लेकिन कल ही एक बड़ा उलटफेर हुआ। हालांकि मई महीने में ये एक बीजेपी नेता का ये बयान आ गया था कि पैसे देकर ये सारा मामला खड़ा किया गया है, और कल एक बीजेपी नेता है सीरिया, उन्होंने सीरिया परवीन, उन्होंने कल वो टीएमसी में शामिल हो गई हैं, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा आरोप लगाया है कि संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उसमें बीजेपी नेताओं ने मतलब मोबाइल मीडिया और पैसे का इस्तेमाल किया था और इसके जरिए निर्देश दिया था, और ये पूरा एक घटनाक्रम जो है वो कहानी थी, स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये गंभीर आरोप जो है वो लगाए हैं। और अभी 15 दिन पहले ही एक महिला और उनकी सास ने भी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो बलात्कार की शिकायत थी उसको वापस ले लिया, और उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे एक जबरदस्ती फर्जी केस कराया गया था और सादे कागज पर, कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए थे।
तो एक और ये जो संदेश खाली वाला मामला है, जिसमें बीजेपी ने ये कोशिश की थी कि वो इंडिया गठबंधन को या कि तृणमूल कांग्रेस को घेर ले और उसे मतलब ममता बनर्जी की छवि को एकदम खराब करे, लेकिन यहाँ पर चुनाव के पहले ये एक बड़ा उलटफेर हो गया। और इधर कर्नाटक में हालांकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला जो है वो अभी भी बीजेपी के लिए मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि ये मामला केवल ऐसा नहीं कि कर्नाटक तक सीमित है। अब बात तो ये उठ रही है कि देश के प्रधानमंत्री ने एक मास रेपिस्ट के लिए भले वो आरोपी है, लेकिन कहा तो यही जा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने वोट क्यों मांगे, और वोट मांगे अपनी गलती अभी तक स्वीकार नहीं की, और अब तक प्रज्वल रेवन्ना का जो पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, वो भी रद्द नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो विदेश भागा हुआ है। और इस मामले में कल ट्वीट भी किया और राहुल गांधी ने भी इस ट्वीट को किया है, और इस ट्वीट में ये सिद्धारमैया जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने चिट्ठी लिखकर बाकायदा ये अपील की है कि भाई आप इसका पासपोर्ट रद्द करें। क्या है ये ट्वीट, इसको देख लेते हैं एक बार। इस ट्वीट में इन्होंने ये लिखा है कि भाई वो एक मास रेपिस्ट को क्यों बचा रहे हैं। ये ट्वीट है कांग्रेस का, जिसमें सिद्धारमैया की इंग्लिश में लिखी हुई चिट्ठी है, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द किया जाए ताकि उसे देश लाने में आसानी हो, मतलब उस पर मामला चलाया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी ने, या क्योंकि सरकार तो अभी भी देश में उसी की है अमलेंदु जी, और अभी तक ये प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला जो है वो शांत नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है इस मामले का असर, क्योंकि हरियाणा में भी वहां पर जब, क्योंकि महिला पहलवानों वाला जो मुद्दा है उसको लेकर, ये भी हालांकि देश का ही मसला है, लेकिन इसको लेकर हरियाणा में खास तौर पर एक अलग किस्म का गुस्सा देखा जा रहा है, और उधर अग्निवीर वाला मामला भी है, किसानों का मामला भी है। तो हरियाणा में किस तरह से बीजेपी फंसी हुई है, और ये जो प्रज्वल रेवन्ना को लेकर जो ट्वीट हुआ है या ये जो संदेश खाली वाला मामला आया है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या बीजेपी पर इसका बुरा असर हो रहा है? देखिए समिता जी, बीजेपी पे इसका बहुत ज़बरदस्त बुरा असर हो रहा है, और ये बुरा असर आप इस तरीके से समझिए कि इनकी जो असली विचारधारा है, जिसको कहा जा सकता है, या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इन यौन अपराधियों के साथ खड़ी रहती है, वो देखने लायक है समिता जी। देखिए, अब पहले जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया वहाँ की सरकार ने, और उसके बाद उनका फूल माला डाल करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनका बलात्कारियों का स्वागत किया, पूरी भारतीय जनता पार्टी उन बलात्कारियों के साथ में खड़ी हुई नजर आई। इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में यहाँ सड़कों पे, दिल्ली की सड़कों पे पहलवान बेटियों को पीटा गया, पुलिस के द्वारा पिटवाया गया, और किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये सब ने देखा, और उसके बाद उसको टिकट भी उनके बेटे को दे दिया गया। यानी कि आपने एक तरीके से सीधा सीधा उन महिला पहलवानों को मुँह चढ़ाने का काम किया कि देखो, हम तो तुम्हारे जो अपराधी हैं उनके साथ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं। इसी तरीके से समिता जी, प्रज्वल रेवन्ना का जो मामला है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हुई। आप देखिए कि मजे की बात क्या है इसमें, कि जो उसके दादा हैं प्रज्वल रेवन्ना के, एच.डी. देवेगौड़ा, वो तक कह रहे हैं कि भाई या तो आके यहाँ सरेंडर करो और पुलिस के सामने अपना जो है कानून का हवाला करो और परिवार का सामना करो, वरना फिर जो है सरकार उस पर एक्शन ले। यानी कि उसके घर के लोग जो हैं वो उससे अपने को अलग करने के लिए अब आ गए हैं। एच.डी. देवेगौड़ा उससे अपने वो अलग कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ करके कानून का मतलब सामना करो आकर के। लेकिन नरेंद्र मोदी के मुंह से अभी तक एक शब्द उसको लेकर के नहीं निकला है, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको लेकर के अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जबकि उसके दादा भी कह चुके हैं, कांग्रेस उसकी लगातार मांग कर रही है, वहाँ के मुख्यमंत्री लगातार 2 बार जो है इसको लेकर के चिट्ठी लिख चुके हैं, और जबकि प्रधानमंत्री ने एक टीवी चैनल के साथ साक्षात्कार में क्या कह दिया कि सर सरकार वहाँ किसकी थी, वो कैसे भाग गया। अरे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या सरकार राज्य सरकार देती है? मतलब अगर इस प्रधानमंत्री को ये भी नहीं मालूम है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कौन देता है, तो ये प्रधानमंत्री कर क्या रहा है इतने समय से, 10 साल से सिर्फ चुनावी भाषण कर रहा है, जिसको ये नहीं मालूम कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देता कौन है। और जो माइग्रेशन डिपार्टमेंट है वो आता किसके अंतर्गत है? हवाई अड्डों पे जो माइग्रेशन होता है उस जो मोहर लगती है वो कौन लगाता है? वो क्या कर्नाटक की सरकार लगाती है वहां करके? तो ये जिस प्रधानमंत्री को इतना ज्ञान नहीं है समिता जी, तो वो 10 साल से आप समझिए कि देश को किस तरीके से मूव बनाया जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री ये नहीं जानता कि माइग्रेशन डिपार्टमेंट किसके अंतर्गत आता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कौन बनाता है। अब वो कह रहा है कि कर्नाटक की सरकार क्या कर रही थी। तो ये तो उनके ज्ञान की बात है, लेकिन उस ज्ञान से अलग हट करके समिता जी जो मूल प्रश्न है, वो मूल प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम बलात्कारियों और यौन अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखाई क्यों देती है? वो चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हो,
चाहे वो हाथरस की बेटियों का मामला हो, चाहे वो पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे प्रज्वल रेवन्ना का मामला हो, और चाहे बिल्किस बानो के बलात्कारियों का मामला हो, सारे बलात्कारियों यौन अपराधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी खुल करके तन के खड़ी होती है, और चाहे फिर वो अंकिता भंडारी का उत्तराखंड का मामला हो। तो ये सारी चीज़ें इन लोग की हैं और इसका ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ने वाला है। संदेश खाली का जिस तरीके से मसला बनाया गया, आप देखिए वो संदेश खाली का मसला बनाने वाला वो गवर्नर जो है उसके ऊपर किस तरीके से आरोप लगे। खुद पुलिस के सामने नहीं जा रहा है, अपने कर्मचारियों से भी कह रहा है कि पुलिस के सामने मत जाओ, पुलिस जांच नहीं करे, उनके सामने पेश मत हो। यानी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से बलात्कारियों यौन अपराधियों की संरक्षण स्थली बन गई है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है साफ तौर पे। मुझे लगता है कि इसका असर निश्चित तौर पे चुनाव में होने जा रहा है, और खासतौर से महिला वोटर्स जो हैं उनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होने जा रहा है। बिल्कुल, महिला वोटर्स पर इसका खास असर पड़ेगा, और इस बार जो 5वें चरण के जो परसेंटेज आए हैं और जो थोड़े बढ़े हुए हैं पिछले चरणों के, उसमें ये बताया गया है कि इस बार महिला वोटरों ने मतलब 5वें चरण में थोड़े ज्यादा वोट दिए हैं। अब ये देखना होगा कि ये वोट किसके खाते में पड़े। हालांकि उम्मीद तो यही दिखाई जा रही है कि ये वोटर भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में ही आगे आए हैं। अब कल 6वां चरण है और उसके बाद 1 तारीख को 7वां चरण है, यानी आखिरी चरण, और उसके बाद 4 जून को मतगणना, जिसमें बीजेपी की हालत अभी से खराब दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं कि 6ठे चरण से पहले किस तरह से बड़ा उलटफेर हुआ। अभी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में क्या असर हो सकता है संदेश खाली मामले के इस खुलासे का। हालांकि सच्चाई तो जांच के बाद पता सामने आएगी, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उसमें बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इधर यूपी में भी अमलेंदु जी, अभी पिछले जितने चरण हुए और उनमें यूपी की सीटों पर बीजेपी को नुकसान ही देखने मिल रहा है, या जो पहले माहौल था कि बीजेपी बिल्कुल यूपी से एकदम अजय उसके तरह निकलती थी कि हमको तो यहाँ कोई हरा नहीं सकता। इस बार सपा ने और इंडिया गठबंधन ने यूपी में भी बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। यूपी में कल जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही, ये सीटें हैं। अमलेंदु जी इसमें सुल्तानपुर पर यानी मेनका गांधी है वहां से, और कल वरुण गांधी ने एक जो बयान दिया था वो मतलब बहुत चर्चा में आया कि जैसी रौनक रायबरेली और अमेठी में है वैसे ही सुल्तानपुर में। मतलब यहाँ पर वरुण गांधी ने, आपको क्या लगता है, ये एक संदेश दे दिया कि गांधी परिवार। उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, और जो अभी नए संसद भवन का एक तरीके से उद्घाटन हुआ था उसके दौरान सबसे ज़्यादा जो अनुभवी सांसद हैं उनमें मेनका गांधी को शामिल करते हुए जो था वो मेनका गांधी उसमें शामिल हुई थी, उन्होंने उसमें भाषण दिया था। तो ये तो मेनका गांधी का कुल मिला के मसला था, लेकिन वरुण गांधी ने एक तरीके से कहा जाए वो संदेश दे दिया था कि किस तरीके से मतलब एकजुट है गांधी परिवार। तो ये तो समझता है गांधी परिवार की एकजुटता की बात थी, लेकिन 6ठे चरण से पहले जो है अगर वरुण गांधी इस तरीके को कोई संकेत दे रहे हैं समिता जी, तो ये सिर्फ गांधी परिवार की एकता का मुझे लगता है कि मसला नहीं है। वरुण गांधी ने बिल्कुल साफ साफ संकेत दे दिया है कि उनकी माँ भी जो है वो समय आने पे पाला बदल सकती हैं, और हालांकि उनकी माँ है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ भी उसी तरीके की रौनक है जैसी रायबरेली और अमेठी में है। लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की जो रौनक है वो हो सकता है कि वो शायद ये स्वीकार कर रहे हो कि उनकी माँ भी जो है वो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इसलिए हार रही हैं, और यहाँ भी रौनक जो उसी तरीके की है, इंडिया गठबंधन की रौनक है। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि माँ का मसला है, पार्टी का मसला नहीं है मित्रा जी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन का मसला है और माँ का भी मसला है, और रौनक जो है वो इंडिया गठबंधन की है, बिल्कुल दिखाई जा रही है वहां पर। और हम आपको बता दें अमलेंदु जी और दर्शकों को हम बता दें कि इन जो 14 सीटें हैं इस समय यूपी में जहां पर कल चुनाव होने हैं, उनमें से 10 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी पिछले बार जीती थी, और 3 सीटों पर बीएसपी थी, और 1 सीट ही समाजवादी पार्टी को मिली थी आजमगढ़ की, लेकिन वो भी उपचुनाव में अखिलेश यादव के हाथ से निकल गई थी। और इस बार जो बताया जा रहा है कि इन 14 सीटों पर जातियों का समीकरण वहां पर बड़ा खेल कर सकता है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर 13 सीटों पर मतलब 7 सीटों पर अगड़ी जातियों के प्रत्याशी खड़े किए हैं, जबकि सपा ने केवल 1 सीट पर अगड़ी जाति का प्रत्याशी उतारा और बाकी सारी सीटों पर पिछड़ों और दलितों को उसने जगह दी है। और इन जो सीटों में 2 सीटें तो मतलब एक भदोही और एक इलाहाबाद, इन 2 जगहों पर कांग्रेस लड़ रही है। और हम लोगों ने देखा था कि फूलपुर में जो माहौल था उसको तो सारे ही लोगों ने देखा। मोदी भी इस बात से परेशान दिखे कि आखिर राहुल और अखिलेश की रैली में कौन लोग थे
जो मंच की ओर चले आ रहे थे। बाद में उन्होंने इस बात को अपने तरीके से प्रेडिक्ट किया और उन्होंने ये बताया कि नहीं, वहां पर तो वो उनसे नाराज लोग थे जो उनकी ओर चले आ रहे थे, हालांकि वहां पर नाराजगी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, ये सबको दिख रहा था। मतलब जो आप सामने देखकर भी अगर आप आंख मूंद ले तो उससे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी इस समय इंडिया गठबंधन की आंधी देखकर जैसे शुतुरमुर्ग अपना सिर रेत में धंसा लेता है, वैसे ही धंसाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यूपी में जो जाति का समीकरण है सबसे बड़ा इसका रोल रहता है, और इस बार सपा ने और इंडिया गठबंधन ने वहां पर बाजी मार ली है और बीजेपी इस बार अगड़े पिछड़ों के खेल में फंस गई है। अमलेंदु जी, देखिए सौमित्र जी, बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस अगले पिछले वाले खेल में फंस गई है। दूसरी बात यह कि इंडिया गठबंधन ने बहुत खूबसूरती के साथ सोशल इंजीनियरिंग की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में पिछड़, मतलब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में लगी हुई जो सीटें हैं, मतलब 4 सीटों पे एक साथ ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिए, अगल बगल की सारी सीटों पूर्वांचल में। अब ये 4 प्रत्याशी तो भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण उतार दिए समिता जी, लेकिन ब्राह्मण वहाँ भारतीय जनता पार्टी से जबरदस्त तरीके से नाराज है। यहाँ तक कि वाराणसी में भी ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट जो है वो खुद जबरदस्त तरीके से फंसी हुई है। और उस नाराजगी के पीछे कारण क्या है? उस नाराजगी के पीछे कारण ये है कि जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शंकराचार्यों का भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया और शंकराचार्यों को ट्रोल करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, और लगातार ये था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शंकराचार्यों के ऊपर बहुत तीखी टिप्पणियां और अभद्र और भद्दी टिप्पणियां जो थी शंकराचार्यों को लेकर के की। ब्राह्मणों का मन उससे बहुत ज़्यादा आहत हुआ भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कि सनातन धर्म का जो सर्वोच्च गुरु है, आप उसके ऊपर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आप हिंदू कैसे हो सकते हैं? और फिर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या है कि अगर आप शंकराचार्यों के ऊपर जाकर के इस तरीके की सख्त टिप्पणियां कर रहे हैं, अधूरे शंकराचार्यों की आपत्ति जो थी वो शंकराचार्यों की आपत्ति ना तो नरेंद्र मोदी को लेकर के थी, ना उस मंदिर को लेकर के थी। उनकी आपत्ति सीधी सीधी ये थी कि जब मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती, जो एक धर्म बात थी, उसको लेकर के शंकराचार्यों ने आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शंकराचार्य को लेकर के ठीक उसी तरीके से निशाना बनाया जिस तरीके से किसी वो मौलवी को या मौलाना को निशाना बनाते हैं। तो ये वहाँ के ब्राह्मणों को, पूर्वांचल के ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त तरीके से ब्राह्मण भी हो गए। तो यानी कि आपने जिनके भरोसे पर आप गए थे वहाँ जाकर के आपने इतने प्रत्याशी उतार दिए, ब्राह्मण प्रत्याशी, वो भी आपके खिलाफ हैं। और जो सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने की, वो सोशल इंजीनियरिंग जमीन पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, जो मुद्दे इंडिया गठबंधन ने उठाए, उन मुद्दों के आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप उन मुद्दों के जवाब जो सोशल इंजीनियरिंग से दे सकते थे वो भी आपने नहीं दिया, चूंकि आपको जो है उस पर उसकी तरफ जाना नहीं था। फिर आपने संविधान के ऊपर लेकर के जिस तरीके से हमले किए और आपने घोषणा कर दी कि संविधान बदला जाएगा, तो उससे लोगों की समझ में यह आ गया, जो मतदाता आपकी तरफ जा भी सकता था उसकी समझ में आ गया कि आप आए तो सबसे पहले आकर के आप संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र खत्म होगा और आप आरक्षण खत्म करेंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एक जबरदस्त तरीके से बूमरैंग करता हुआ उसकी रणनीति दिखाई पड़ रही है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और जबरदस्त तरीके का तूफान, एक तरीके का जो है इंडिया गठबंधन का, वो समझा जा सकता है कि आ रहा है। और उस तूफान के सामने नरेंद्र मोदी भी जो है वो क्योटो में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस बात को अच्छे तरीके से समझदारी समझा जा सकता है। जो सूचनाएं हैं उनके मुताबिक यही है कि नरेंद्र मोदी भी जो है क्योटो में उनके पैर उखड़ रहे हैं जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के पैर इंडिया गठबंधन की आंधी में उखड़ रहे हैं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि एक समय जो मीडिया ने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि 2014 में मोदी लहर चल पड़ी है, हालांकि लोकतंत्र में ऐसी कोई लहर होती नहीं, लोकतंत्र में जनता की लहर ही होनी चाहिए। लेकिन 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि एक व्यक्तिपरक राजनीति का दौर नया शुरू हो गया है, जिसमें व्यक्ति पूजा, एक व्यक्ति को हीरो बनाकर उसके इर्द गिर्द ही सारी चीजें बुनी जा रही हैं। और बीजेपी ने भी, क्योंकि जो बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी हुआ करती थी और जिसमें संघ का कैडर भी उसके साथ मिलकर काम करता था, इसका नुकसान भी अमलेंदु जी क्या हम देख रहे हैं कि यूपी में हो सकता है। और दूसरा फैक्टर योगी, वहां पर आदित्यनाथ योगी का एक जो फैक्टर है, क्या ये भी काम कर सकता है। और तीसरी बात, राजा भैया की भी बात वहां पर कही जा रही है, क्योंकि वो वहां पे प्रभाव रखते हैं बहुत सारे जगहों पर, उनके आसपास कई सीटों को वो प्रभावित करते हैं, ये कहा जा रहा है। और इस बार बीजेपी ने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, बार बार अमित शाह भी उनसे मिले और भी नेताओं ने उनसे मुलाकात की, लेकिन राजा भैया इस बार सपा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जो संकेत हैं वो इसी तरह से मिल रहे हैं। तो यूपी में जो जमीनी स्तर पर चल रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बार तो श्मशान कब्रिस्तान और उसके बाद 20 और 80 वाला मामला हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखा था। आपको क्या लगता है कि इस बार हिंदुत्व का कार्ड, क्योंकि राम मंदिर के पीछे का आपने बता ही दिया कि किस तरह से शंकराचार्य के अपमान का
से नाराजगी है, लेकिन क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाने का भी कोई फायदा बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि मोदी भी अब मंदिर की बात तो वो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नड्डा ने बयान दिया था कि अब आरएसएस की हमको जरूरत नहीं, या मथुरा और काशी में अभी हम नहीं बनाएंगे मंदिर, और ये तो भावनाओं में बहकर लोग बोल देते हैं। क्या ये सारी बातों से, इन सारी बातों से लोगों को भी ये सच समझ में आ रहा है? और क्या यहाँ पर भी महंगाई और अग्निवीर जैसे मामले और पर्चा लीक या पेपर लीक का है? क्या जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने इन सबको उठाया है, इन मामलों को, क्या इसका नुकसान वहां पर बीजेपी को होने जा रहा है? निश्चित तौर पर समिता जी, बीजेपी को वहाँ कई मुद्दों पर नुकसान होने जा रहा है। एक तो जो अयोध्या की सीट है, वो अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इस तरीके की सूचनाएं हैं। और अगर अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो राम मंदिर का फायदा फिर भारतीय जनता पार्टी को कहाँ हो रहा है? तो पाकिस्तान में हो रहा होगा, भारत में तो कहीं नहीं होता हुआ दिख नहीं पड़ रहा है। ये तो साफ तौर पर समझा सकता है समिता जी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बाबरी ताला कहाँ लगवाना है मोदी जी को, ये मोदी जी जाने कि कहाँ लगने जा रहा है। वो 7 लोक कल्याण मार्ग है, उस पर लगने जा रहा है, कहाँ लगने जा रहा है वो तो प्रधानमंत्री जाने। हम लोगों को मालूम भी नहीं है कोई बाबरी ताला भी होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा है तो कोई ना कोई बाबरी ताला निश्चित तौर पर होता होगा, उनके यहाँ रखा होगा। चूँकि उनके यहाँ ईद पे खाना नहीं बनता था, ऐसा बताया गया, तो उनके यहाँ कोई बाबरी ताला भी रखा होगा। तो वो बाबरी ताला नरेंद्र मोदी कहाँ लगवाने जाने, वो नरेंद्र मोदी जाने। लेकिन कुल मिला के बहुत सारे मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को समझता है ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है। इसमें आपने जो राजा भैया की बात की, राजा भैया का कोई 4-5 सीटें जो उन पर अच्छा असर है। प्रतापगढ़ है, कौशाम्बी है, सोनभद्र की मिर्जापुर सीट है। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। सोनभद्र है, मतलब 4-5 सीटें जो हैं उस इलाके की ऐसी हैं जिन पे राजा भैया का अच्छा खासा असर है। राजा भैया ने पहले तो प्रतापगढ़ का जब मामला था तो उन्होंने खामोशी थोड़ी सी बरती और साफ साफ नहीं कहा कि भाई किसको समर्थन देना है, किसको समर्थन नहीं देना है। लेकिन अब तो एक तरीके से जो अनुप्रिया पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं, एनडीए की सदस्य हैं, उन्होंने जब राजा भैया के ऊपर प्रहार किया तो राजा भैया फिर एक तरीके से खुल करके सामने आ गए और कि ठीक है अब जो है तुमसे निपटा जाएगा ये करके। तो देखिए समिता जी, है क्या कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो क्षत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान का बहिष्कार किया, यहाँ तो बहिष्कार हुआ। लेकिन पूर्वांचल तक पहुँचते पहुँचते अब नारा क्षत्रियों का भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो ये नारा वहाँ हो गया। दूसरा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को लेकर के खबरें चल रही हैं, अब वो खबरें हैं अफवाहें हम नहीं जानते जो मोदी जी के मन में क्या है, उनके मन की बात क्या है। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, उस आरोप लगाने के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान देने के लिए आगे नहीं आया कि 2 महीने बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो 2 महीने बाद योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाएगा। ये कोई भी तो सब आगे नहीं आया। और ज़मीन पे जो देखा जा रहा है समिता जी, वो देखा जा रहा है कि इस बात का ज़मीन पे बहुत ज़्यादा असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ की छवि अभी भी जो है उत्तर प्रदेश में मोदी जी के मुकाबले लाख गुना बेहतर है। अभी भी योगी आदित्यनाथ के बारे में ये नहीं कहा सकता कि योगी आदित्यनाथ जो है वो लफाजी करते हैं, कि झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। उनकी अब बातों से असहमति हो सकती है, चूंकि वो जिस विचारधारा से आते हैं, जाहिर सी बात है कि उस विचारधारा की बातों में वो एक घृणा का पुट, हिंसा का पुट वो रहता है, वो है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इस तरीके से झूठ बोलते हैं जैसे नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि ये तो झूठ बोलते हैं। तो इस तरह की बातें योगी आदित्यनाथ को लेकर के नहीं है। पूर्वांचल में योगी का अच्छा खासा असर है। योगी आदित्यनाथ के लोगों के जिस तरीके से टिकट काटे गए हैं, जो बताया जाता है कि योगी जी के नज़दीकी थे उनको टिकट नहीं दिए गए और योगी जी के विरोधियों को बहुत सारे टिकट दिए गए, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो उत्तर प्रदेश की है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है समिता जी। तो अब इस नुकसान की भरपाई कहाँ से, अब तो भरपाई हो नहीं सकती। देखिए कल हरियाणा पूरा निपट जाएगा, पंजाब बचा है, वहाँ आप उसकी भरपाई कर नहीं सकते। फिर उसके बाद बचेगा यूपी, बिहार और बंगाल। यहाँ वैसी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से संकट में, तो अब भरपाई कहीं से नहीं होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा छूने वाली नहीं है। बाकी अब चुनाव आयोग की मदद से हो सकता है कुछ हाथ सीटें कुछ बढ़ा जाए, इस तरीके की जो बातें चल रही हैं, तो वो एक मदद थोड़ी सी हो सकता है। लेकिन उसके बाद, उस मदद के बाद भी जो है मुझे नहीं लगता कि जो है 150 के ऊपर पहुंच पाएंगे किसी भी तरीके से। और अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो फिर 100 के नीचे भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा रहेगा, ऐसा समझा जा सकता है समिता जी।
अमलेंदु जी, आपने तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम कर दी। मतलब अभी तक हम 140 तक अखिलेश यादव लाए थे, अब आप 100 सीटें दे रहे हैं। अब देखना होगा 4 जून को क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे हैं कि कल ही ये इसका फैसला हो सकता है, क्योंकि कल छठा चरण है और बहुत बड़े उलटफेर की यहाँ पर भी संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि यूपी के आंकड़ों पर अभी हमने बात की है, यूपी में जो समीकरण बन रहे हैं, इलाहाबाद सीट भी अमलेंदु जी काफी यहाँ पर रोचक मुकाबला इस बार हो सकता है। क्योंकि एक बार मुझे याद है कि जब अमिताभ बच्चन ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, तो वो एक एकदम नया माहौल और गंगा किनारे का छोरा, बिल्कुल वो बात वहां पर आई थी और अमिताभ बच्चन ने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता था। और लेकिन उसके बाद लंबे समय तक कांग्रेस को इलाहाबाद की सीट नहीं मिली और वहां पर अब इस बार उसने सपा के जो नेता रहे हैं रेवती रमन सिंह, उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह को कांग्रेस ने यहाँ पर टिकट दी है। आपको क्या लगता है कि इस बार मतलब इलाहाबाद में फिर से, क्योंकि इलाहाबाद ही मुझे वो जगह है जहां पर राहुल गांधी जब न्याय यात्रा लेकर पहुंचे थे, तो वहां पर जो बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा और पेपर लीक से परेशान युवा जो हैं, उनकी रैलियों में आए थे। और उसके बाद फूलपुर का भी हम लोगों ने नजारा देखा है। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी? क्योंकि ये युवा जो नौकरी से बिल्कुल त्रस्त है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। देखिए समिता जी, युवाओं की तो बड़ी भूमिका है ही, और ज़मीन पे जो लोग जा रहे हैं, हमारे भी संवाददाता जो ज़मीन पे गए हैं, उन लोगों ने भी जो युवाओं से बातचीत की है, वो साफ साफ आ रहा है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष इस सरकार को लेकर के है कि एक तो वैकेंसीज निकलती नहीं है, और निकलती हैं तो उनके पर्चे लीक आउट करा दिए जाते हैं ताकि वो भर्तियाँ हो ही नहीं पाएँ। और इस तरीके से 10 साल से भर्तियाँ लटकी हुई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पर युवाओं का एक बड़ा आरोप है, और ये अब जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वो आंधी में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा समिता जी, ये कि जो इलाहाबाद में जो उज्जवल रमन सिंह हैं, रेवती रमन सिंह के बेटे हैं, देखिए इंडिया गठबंधन ने कितना खूबसूरती के साथ जो है वो सीटों का तालमेल किया है। ये नहीं देखा उन्होंने कि कैंडिडेट कौन है क्या नहीं है, सवाल ये है कि सीट कैसे निकाली जा सकती है, इसको लेकर के किया है। उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस में नहीं रहे कभी, ना रेवती रमन सिंह रहे, बल्कि दोनों की राजनीति, खासतौर से रेवती रमन सिंह की राजनीति जो है वो तो कांग्रेस के विरोध की राजनीति रही है। जनता दल से रहे, वो बीपी सिंह के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे एक समय में, और एक तरह से कहा जाए जनता दल में नंबर 2 की जो लीडरशिप होती थी उसमें शामिल रहते थे रेवती रमन सिंह। मुलायम सिंह के साथी भी थे, उनसे 36 का आंकड़ा भी कभी कभी हो जाता था, मतलब नेतृत्व को लेकर के चीज़ हो जाती थी। लेकिन उज्जवल रमन सिंह को अगर कांग्रेस का प्रत्याशी बना करके इलाहाबाद में उतारा जा रहा है समित्रा जी, इसका मतलब साफ साफ है कि समाजवादी पार्टी को ये पता था कि अगर समाजवादी पार्टी के टिकट पे उज्जवल रमन सिंह को इलाहाबाद से उतरेंगे तो सीट नहीं निकलेगी, कांग्रेस के टिकट पे निकलेंगे तो कांग्रेस के टिकट पे सीट निकलेगी। उज्जवल रमन सिंह अब कांग्रेस के टिकट पे हैं और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ वो लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अभी तक जो सूचनाएं हैं उसके मुताबिक समित्रा जी। तो इंडिया गठबंधन ने तो बहुत ईमानदारी से और एक तरीके से कहा जाए कि बहुत लंबी प्लानिंग करके, और पूरे मीडिया में खबरें चलती नहीं कि टूट हो गई, इंडिया गठबंधन टूट रहा है, अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, बात नहीं बन रही है, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कांग्रेस जो है 80 में से 40 सीटें मांग रही है, इस तरीके की बातें मीडिया में चलती रहीं। और अंदर ही अंदर जो है इंडिया गठबंधन अपने सारे समीकरण फिट करता रहा और सारी सीटों पे उसने बहुत खूबसूरती के साथ जो था अपने प्रत्याशी उतारे। हम लोगों के ही चैनल पे समित्रा जी गुरदीप सिंह सप्पल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और किसी विभाग के इंचार्ज भी हैं, वो थे, और राजीव जी भी और मैं भी साथ में था जब उनसे चर्चा कर रही थी। तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि मीडिया में जो चर्चाएँ चल रही हैं आप उनको चलने दीजिए, 350 सीटों पर इंडिया गठबंधन का 1 to 1 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा, ये हमारा तय है, और आप समय का इंतजार कीजिए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और समित्रा जी, देखने में यही आ रहा है कि 350 नहीं बल्कि लगभग 400 से ज़्यादा सीटों पे इंडिया गठबंधन का 1 to 1 प्रत्याशी चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट जो है वो कहीं बट नहीं रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट बट नहीं रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का अगर ये भी मान लिया जाए समित्रा जी कि उसका 37% वोट जो पिछले बार उसे मिला था वो अगर इंटैक्ट भी है, तब भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो 2019 में बीजेपी विरोधी वोट बट गया था, वो बीजेपी विरोधी वोट अब नहीं बट रहा है, बल्कि बीजेपी का वोट जो है काफ़ी खिसक करके वो जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। तो ये ज़बरदस्त शिफ्ट जो है वो देखने में आ रहा है, और इसके नतीजे 4 जून को हमको मालूम भी पड़ जाएंगे समित्रा जी, जैसा कि मेरी आशाएं हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने न केवल अपनी एकता को मजबूत बनाए रखा, बल्कि उसमें सीटों के तालमेल में भी पूरी प्लानिंग मतलब यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम दल बेहद गंभीरता के साथ उन्होंने इस चुनाव को लिया है और इसमें कहीं कोई बिखराव ना हो, कहीं कोई कमजोर कड़ी ना हो, कहीं कोई झोल ना हो, इस चीज का ख्याल रखा है। अमरेंदु जी, जैसे यूपी की बात हमने की और बिहार में भी हमने देख रहे हैं कि इन दोनों राज्यों में मतलब अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, इन दोनों के साथ राहुल गांधी का एक नेचुरल एक वो अलायंस, मतलब भले उनके बीच का पहले अलायंस हो ना हो, लेकिन फिर भी दोनों के बीच कभी यानी इनके बीच कोई कटुता जैसी बात नहीं रही। लेकिन दिल्ली में बीजेपी को बहुत उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी हुआ कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने बीच में ये इसी गठबंधन के नाम पर ही पार्टी छोड़ दी और दूसरी जगह चले गए और बीजेपी में चले गए, और उसके बाद वहां जाकर भी इंडिया कांग्रेस को कोस रहे हैं, आम आदमी पार्टी को कोस रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने और इधर कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने इस तरह के बयान दिए जिससे लगे कि भाई इन दोनों के बीच में कड़वाहट है। लेकिन अब चुनाव के पहले जिस तरह का माहौल बन गया, और अब कल राघव चड्ढा ने ये बात कही, इसके पहले दूसरे नेता भी ये बात बोल चुके हैं कि राहुल गांधी जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देंगे और केजरीवाल जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देंगे। मतलब इस बार तो हम लोग इस तरह से एक साथ हैं। और कल राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार के साथ जो मेट्रो राइड की, उसके बाद उसका भी, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो जो है एक बड़ा वरदान बन के आया है, और इसका भी श्रेय राहुल गांधी ने बता दिया कि किसको दिया जाना चाहिए। तो एक और आम आदमी पार्टी का शासन, दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने शासन की याद भी दिला दी, और अभी सोनिया गांधी का जो उनकी अपील आ गई कि आप इंडिया के लिए वोट करें। आपको क्या लगता है कि कल दिल्ली की 7 सीटों पर, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर मनोज तिवारी छोड़कर बाकी सारे कैंडिडेट बदल दिए पुराने, और डॉक्टर हर्षवर्धन हो, चाहे गौतम गंभीर हो, हंसराजन, इन लोगों ने इनसे भी किनारा हो ही गया। क्या लगता है कल क्या वाकई बड़ा उलटफेर दिल्ली में तो हो ही जाएगा? बिल्कुल सब मित्रा जी, लग यही रहा है कि दिल्ली में ज़बरदस्त तरीके से उलटफेर हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 में से किसी भी सीट पे मुझे नहीं लगता है कि कुछ कमाल करने की स्थिति में है। दूसरा, जो उनके सबसे बड़े नेता हैं इस समय दिल्ली में, मनोज तिवारी, उन्हीं के दम पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, उनको छोड़ के बाकी 6 टिकट जो थे वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने काट दिए और मनोज तिवारी का टिकट बरकरार रखा। मनोज तिवारी ने कुछ हमले किए कन्हैया कुमार के ऊपर, कन्हैया कुमार ने कुछ हमले किए मनोज तिवारी के ऊपर। आखिर में हुआ ये कि कन्हैया कुमार ने उनको खुला चैलेंज दे दिया मनोज तिवारी को कि भाई ये ट्विटर क्या खेलते हो और सोशल मीडिया पर क्या खेलते हो, आ जाओ और हमने आमने सामने बैठ करके बहस कर लेते हैं। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, तो 3 बजे आ जाओ कृष्णापुरी में, वहां आकर के आमने सामने बहस कर लेते हैं। जैसे गुरु वैसे चेला, नरेंद्र मोदी भी बहस से भाग गए राहुल गांधी से, और मनोज तिवारी भी भाग गए कन्हैया कुमार से। तो ये सारे जो शेर हैं, ये अपने मीडिया के जो चमचे हैं उनके सामने बात करने के शेर हैं, ये किसी पब्लिक डिबेट में जाने के लायक नहीं है। तो ये अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी की इतनी क्षमता है और इतने ज्ञानवान हैं और इतने बहुत अच्छे ओरेटर हैं, वक्ता हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, तो राहुल गांधी की बहस से जो था चैलेंज उसको स्वीकार करना चाहिए था। और वो राहुल गांधी की तरफ से चैलेंज भी नहीं था, वो तो देश के 2 पूर्व जजों ने और एक बड़े पत्रकार एनराम जो द हिंदू के डायरेक्टर और चीफ एडिटर हैं, उन तीनों ने कहा था कि भाई आप लोग संविधान पे बात कर रहे हैं, दोनों नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं और राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तो दोनों आइए एक जगह जाकर के बैठने और संविधान पे चर्चा हो जाए दोनों के बीच में, और नॉन कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म हो। ये भी उनकी तरफ से था, मतलब कोई कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म ना हो। तो नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत थी तो नरेंद्र मोदी को ये बहस की बात स्वीकार करनी चाहिए थी कि ठीक है, हम राहुल गांधी से बहस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी में इस तरह की हिम्मत नहीं है कि वो करें, चूंकि राहुल गांधी बाबा ये कह रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा भी कि नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है वो मुझसे बहस करें। मुझे लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है और उनका 56 इंच का छाती है जैसा कहते हैं, और एक अकेले सब पे भारी हैं, तो उनको फिर राहुल गांधी से इस बहस का निमंत्रण था वो स्वीकार करना चाहिए था और इस पर जाना चाहिए था। मनोज तिवारी भी नहीं गए। तो समिता जी, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से देखने को लग रही हैं, इससे साफ तौर पर लग रहा है दिल्ली में लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं, और उसके बाद जो दिल्ली में जो सबसे बड़ा असर है वो अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जेल भेजा गया, और आज तक समिता जी अरविंद केजरीवाल भी इस बात को कह रहे हैं और हम लोग भी लगातार देख रहे हैं उनके पूरे केसेस की जो हम लोगों ने लाइव रिपोर्टिंग एक तरीके से की है, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई है या हाई कोर्ट में बहस हुई है, सारी चीज़ों की। अभी तक ईडी की तरफ से ये नहीं बताया गया कि क्या 1 रुपया या चवन्नी भी जो है अरविंद केजरीवाल से बरामद हुई जी। क्या कोई मनी ट्रेल आपने पकड़ा? तो जब नहीं है तो ये केस था किस बात का?
भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये जवाब तो देना होगा। अब आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और यही सवाल अरविंद केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं, उनकी पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही है। लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि दिल्ली में चूंकि अरविंद केजरीवाल एक मजबूत हैं, तो अरविंद केजरीवाल को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल अगर रहते हैं दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान होगा, चूंकि अब कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है। पहले कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के वोट बट जाते थे, लेकिन अब ये जब एक तरफा जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज मतदाता है वो भी इनकी तरफ जाएगा, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा गया और अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उनके साथियों ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए भाजपा की तरफ से दबाव बन रहा है, और आरोप लगाए गए थे कि ये कहा गया कि अगर आप इंडिया गठबंधन छोड़ देंगे तो आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, और नहीं होंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, और वो जेल भेजे गए। इसका बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दिल्ली की जनता पे असर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा। तो ये समिता जी, मुझे लगता है कि कल दिल्ली में तो खैर ज़बरदस्त तरीके से उलटफेर हो ही रहा है, बाकी अब जो चरण बचे हैं उनमें भी ज़बरदस्त तरीके से उलटफेर निश्चित तौर पर हुआ। छठे चरण से पहले हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा उलटफेर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला होगा। समिता जी, आपने अरविंद केजरीवाल के मामले का जिक्र किया अमलेंदु जी, और यहाँ पर हेमंत सोरेन का मामला भी है, और उसके बारे में राहुल गांधी ने एक ये बयान दिया कि 2 मुख्यमंत्री भेजे गए जेल में और एक को तो जमानत मिल गई और मीडिया उसकी चर्चा भी करता है, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री को अभी तक जमानत नहीं मिली, मतलब जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि वो आदिवासी। और यहाँ पर राहुल गांधी ने फिर एक बड़ा हमला किया था इस देश की सरकार पर, यानी बीजेपी पर, और उसके नियंत्रण में जिस तरह से संस्थाएं काम कर रही हैं उस पर, कि यहाँ पर भी दलित हो या आदिवासी हो, निचली जाति का कोई भी हो, उसको किस तरह से हाशिए पर कर दिया जाता है और मीडिया भी उसकी चर्चा नहीं करता। ये बात राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को जमानत न मिलने के मामले में कही। और उसके बाद पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी पहुंची थी झारखंड, और वहां उन्होंने कल्पना सोरेन को अपनी बहन बताया था, और दोनों जिस तरह से साथ में खड़े हुए थे, तो अभी कल झारखंड में भी 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, और इसमें धनबाद और गिरिडीह पर एनडीए यानी बीजेपी और उसके सहयोगी के लिए चौथी बार वो यहाँ जीत दर्ज करेंगे, जबकि रांची और जमशेदपुर में अगर वो जीतती है बीजेपी तो तीसरी बार उसकी जीत होगी। लेकिन आपको क्या लगता है इन 4 सीटों पर क्या बीजेपी चौथी और तीसरी बार तो छोड़िए, इस बार उसका क्या हश्र होने वाला है? क्योंकि हेमंत सोरेन का मामला हमने देखा कि कल या परसों जो कपिल सिब्बल ने वहां पर जो सुनवाई की थी, मतलब उन्होंने जो याचिका वापस ही ले ली कि अब जब मामले पर मतलब उनके गिरफ्तारी की जो गलत ठहराने वाली याचिका थी वो कपिल सिब्बल ने वापस ले ली। तो आपको क्या लगता है कि हेमंत सोरेन को लेकर झारखंड में अब जो माहौल बना हुआ है, क्या इसमें बीजेपी इन 4 सीटों पर कल जो हो रहे हैं, जिन 4 सीटों पर चुनाव, उनमें वो निकल पाएगी या यहाँ भी बड़ा उलटफेर होने वाला है? देखिए समिता जी, झारखंड में तो बहुत पहले ही काफ़ी बड़ा उलटफेर हो गया और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में मुंह की खानी पड़ी जब वो वहाँ की सरकार नहीं गिरा पाए हेमंत सोरेन को जेल भेजने के बाद भी। तो वहाँ तो ज़बरदस्त तरीके से उलटफेर हो चुका है, और वहाँ आदिवासियों के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा घृणा का भाव घर कर गया है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और लगातार जेल में रखा गया, और फिर उनके साथ न्यायपालिका में भी अन्याय हुआ हेमंत सोरेन के साथ में, और जो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने तो बाकायदा भरी अदालत में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के इस बात को कहा कि उनका कहना यही था कि एक आदिवासी चूंकि नेता है तो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है कि पहले हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमसे कहता है हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट जो है वो कई महीने तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख देता है, उस पर फैसला नहीं देता है, उसके बाद खारिज कर देता है। हम सुप्रीम कोर्ट आते हैं, यहाँ भी हमारी याचिका खारिज कर दी जाती है और फिर हमको सुना नहीं जाता। तो ये व्यवहार हमारे साथ हो रहा है। इसका सर्वता जी बहुत गलत संदेश जो है वो झारखंड में गया है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, और एक आदिवासी नेता जो है उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। सिर्फ उसका दोष ये है कि वो आदिवासी है, और ये सारी भावना जो है सिर्फ झारखंड के आदिवासियों के बीच में नहीं शर्मिता जी, ये पूरे देश के आदिवासियों के बीच में है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की शत्रु है और दलितों की शत्रु है। ये एक भावना जो है वो घर कर गई है अच्छे तरीके से। अब भारतीय जनता पार्टी इसकी काट अगर हिंदुत्व से लेकर के आती तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुत्व के जो है वो इसकी कोई काट निकाल पाएगा, और वो हिंदुत्व कौन सा है भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी बहस का मसला हो सकता है कि वो कितना हिंदुत्व है, कितना वो कॉरपोरेट है उनका हिंदुत्व, कितना वो अडानी अंबानी का है वो हिंदुत्व, ये समझना होगा, और कितना हिंदुओं का समझना वो अलग का मसला है। लेकिन जो हेमंत सोरेन को लेकर के झारखंड में स्थिति बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी को बूमरैंग करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को
बाद में ये अपने पछतावा होगा कि उसने अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भेज करके बहुत बड़ी गलती की। एक तो इन दोनों घटनाओं ने पूरे इंडिया गठबंधन को एकजुट कर दिया, न सिर्फ नेताओं के स्तर पे, पार्टियों के स्तर पे, बल्कि कार्यकर्ता भी उनका, मतदाता भी, मतलब हर स्तर पे इंडिया गठबंधन जबरदस्त तरीके से एकजुट हो गया और ये प्रण कर लिया उसने कि अब भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता से हटाना है। ये नहीं देखना है कि प्रत्याशी कौन है या किस दल का प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन की किस दल का प्रत्याशी है, जो भी हो वो हमारा प्रत्याशी हो, उसको जिताना है। ये भावना इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच भी घर कर गई है और उनका जो मतदाता है उसके बीच भी ये भावना घर कर गई है। तो समझता जी इसका भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में भी जबरदस्त तरीके से नुकसान होने जा रहा है। हम समझ सकते हैं कि छठे चरण से पहले जो हेमंत सोरेन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसका भी उलटफेर जबरदस्त तरीके से हुआ। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में लेने के देने पड़ जाएंगे। बीजेपी को ही लग रहा है कि हर जगह न केवल झारखंड बल्कि कल जो में चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी को लेने के देने पड़ेंगे, क्योंकि ओडिशा का मामला, वहां पर संबित पात्रा का जो बयान है वो उनको नुकसान कर सकता है और उसके साथ साथ पूरी बीजेपी को, क्योंकि वहां पर तो महाप्रभु जगन्नाथ के श्रद्धा जो है उसी पर यहाँ पर सवाल उठा दिए संबित पात्रा ने, मोदी को, भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताकर। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये भी देखना होगा। इधर चाहे हरियाणा की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमाम राज्यों के समीकरण हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के कारण बीजेपी के लिए बात जो है वो बिगड़ गई है। इंडिया गठबंधन ने अपने समीकरण इस तरह से बनाए हैं कि अब उसने एक एकता की मजबूत जो दीवार है वो वहां पर खड़ी कर दी है। अब तक बीजेपी को इसी बात का फायदा मिलता था कि अलग अलग दलों के बीच वोटों का बंटवारा हो जाया करता था, धर्म और जातियों के नाम पर वोटों का बंटवारा हो जाया करता था, मुद्दों के नाम पर वोट बढ़ जाया करते थे। लेकिन इस बार हर एक मामले पर इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ चुका है। उसकी रणनीति ऐसी है कि बीजेपी इस बार उसकी कोई कार्ड ढूंढ नहीं पा रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कल छठे चरण से पहले बड़ा उलटफेर हो चुका है और कल जब मतदान होगा और उसके बाद आंकड़े जब सामने आएंगे या कि 4 जून को जो नतीजे सामने आएंगे उसमें पता चल ही जाएगा कि हमने आज जो विश्लेषण किया उसमें वो हम कितने सही उतरे या कहाँ हमारी कोई कमी रही, ये 4 जून को हमको पता चल ही जाएगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।